दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड कविता पाठ 2 गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। ये कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई हैं। इन कविताओं का हम वाचन कर चुके हैं। इसका अर्थ, इसका भाव और व्याख्या बताते हुए पूरी कविताओं को विश्लेषित कर चुके हैं। अर्थात एक वीडियो हम इस पाठ से संबंधित पूर्व में बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। और उससे पूर्व अन्य पाठों की कक्षा 12 की वीडियो भी उसमें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के बातचीत करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, कंठ रुक रहा है काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? उत्तर है, कवि का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। बहुत उसने कष्ट सहे हैं। उसने बहुत ही कठिन हालातों का सामना किया है। जीवन में वेदना और दुख ने उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा है। शोषक वर्गों के अत्याचार और शोषण ने उसे बहुत दुखी किया है। उसने जब भी विरोध किया है उसकी आवाज़ को दबाया गया है। उसने फिर भी हार नहीं मानी और इन सब से लड़ता रहा है। परंतु इन सब हालातों से लड़ते हुए उसके अंदर जीने की इच्छा समाप्त हो गई है और वह मरणासन स्थिति में पहुंच गया है और उसे प्रतीत हो रहा है कि उसका कंठ अब कुछ कहने में समर्थ नहीं है तथा उसकी मृत्यु समीप ही है। इसलिए वो ऐसा कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? उत्तर है, कवि ठग ठाकुरों शब्द कहकर समाज में व्याप्त धोखेबाज लोगों की ओर संकेत कर रहा है। उनके अनुसार इस प्रकार के लोग समाज में फैले हुए हैं। इनका निशाना गरीब किसान और मजदूर वर्ग है। ये उनका लगातार शोषण करते हैं और उनका जीवन नरकीय बनाए हुए हैं। ये सामंती वर्ग के प्रतिनिधि हैं जिनका उद्देश्य किसानों और मजदूरों का खून चूसना है। प्रश्न नंबर 3 है, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यह पंक्ति निराशा और दुख से उभरने की प्रेरणा देती है। कवि के अनुसार मनुष्य को निराशा और दुख से उभरने के लिए एक बार फिर प्रयत्नशील होना चाहिए। यह कविता जहाँ उत्साह का संचार करती है वहीं यह आशा भी बांधती है कि संघर्ष से लड़कर निकला जा सकता है। अतः कवि लोगों को जीवन में निराशा और दुख से लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता पढ़ने पर प्रेरणा का भाव संचारित होता है। कवि के अनुसार आज का समय दुख और निराशा से युक्त है। जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण हो गया है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्ष के लिए तत्पर हो जाए। संघर्ष ही ऐसा मार्ग है जिसका हाथ पकड़कर कठिन समय से बाहर निकला जा सकता है। सरोज स्मृति दूसरी कविता है। इस कविता के प्रश्नोत्तरों की बात करें तो पहला प्रश्न है, सरोज के नववधू रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, कवि के अनुसार उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति जैसी सुंदर लग रही है। जब वह मंद मंद करके हंसती है तो लगता है मानो दामिनी यानी कि बिजली उसके होठों के मध्य फंस गई है। विवाह की प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में चमक विद्यमान है।
रूप और गुणों में वह अपनी माँ की प्रतिछाया प्रतीत हो रही है। उसका सौंदर्य उसके अंग प्रत्यंग में उच्छ्वास गहरी सांस छोड़ी गई है जैसे कि के समान विकसित होकर फैल गया है। एक नई नवेली दुल्हन की आंखों में व्याप्त लज्जा और संकोच उसकी आंखों की चमक से भर देता है तथा वे झुक जाती हैं। उनकी पुत्री की आंखें भी वैसी ही झुकी हुई हैं तथा चमक से भरी हुई है। धीरे धीरे वह चमक आंखों से उतरकर होठों पर फैल रही है। यह चमक उनकी पुत्री के होठों में स्वाभाविक कंपन पैदा कर रही है। तो ये वर्णन है तात्कालिक समय का। प्रश्न नंबर 2 है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? उत्तर है, कवि द्वारा अपनी पुत्री को विवाह के शुभ अवसर पर नववधू के रूप में देखकर अपनी स्वर्गीय पत्नी का स्मरण हो आया। दुल्हन के कपड़ों में उनकी पुत्री बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। उसके अंदर अपनी माँ की झलक दिखाई देती है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाई गई कविताएं उन्हें अपनी पुत्री सरोज के रूप में साकार होती दिखती हैं। वह सरोज को देखकर भाव विभोर हो जाता है और उसे लगता है मानो उसकी पत्नी सरोज का रूप धारण कर सामने खड़ी हो। पुत्री को विवाह के समय शिक्षा देते समय भी कवि को अपनी पत्नी का स्मरण हो आता है। माँ विवाह के समय पुत्री को उसके सुखी ग्रस्त जीवन के लिए शिक्षा देती है, परंतु पत्नी की अनुपस्थिति में कवि को यह कार्य स्वयं करना पड़ता है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में पत्नी का अभाव उसे उसकी पत्नी की याद दिला देता है और अपनी पुत्री में अपनी पत्नी की प्रतिछाया के रूप में वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आकाश बदल कर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? उत्तर है, ये शब्द कवि की श्रृंगार से पूर्ण कल्पनाओं तथा उसकी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। कवि के अनुसार वह अपनी कविताओं में श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं किया करता है था। जब उसने नववधू के रूप में अपनी पुत्री को देखा तो उसे लगा जैसे उसकी पुत्री के सौंदर्य में वे कल्पनाएं साकार हो गई हैं और धरती पर उतर आई हैं। अतः आकाश को वह श्रृंगार भाव से युक्त कल्पनाएं तथा मही के रूप में अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 4 है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? उत्तर है, सरोज का विवाह अन्य विवाहों की तरह चमक दमक शोर शराबे से रहित था। सरोज का विवाह बहुत सादे तरीके से हुआ था। इस विवाह में समस्त रिश्तेदारों, मित्रों तथा पड़ोसियों को नहीं बुलाया गया था, बल्कि यह परिवार के कुछ लोगों के मध्य ही संपन्न हुआ था। इसमें संगीत तथा मेहंदी जैसी रस्मों का अभाव था। किसी ने विवाह के गीत नहीं गाए, न ही लोगों का तांता लगा था। बस चारों तरफ शांति विराजमान थी। यह विवाह इसी शांति के मध्य हुआ था। माँ के अभाव में कवि ने ही माँ की जिम्मेदारी को निभाया तथा उसे कुल संबंधी नसीहतें दी। प्रश्न नंबर 5 है, शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? उत्तर है, शकुंतला कालिदास की एक पात्र है जिसने कवि कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम को लोगों के हृदयों में सदा के लिए अमर कर दिया। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा अप्सरा मेनका की पुत्री है। मेनका शकुंतला को जन्म देकर तुरंत स्वर्ग को चली गई। जंगल में अकेली नवजात शिशु को देखकर कण्व ऋषि को दया आ गई और वे इसे अपने साथ ले आए। उन्होंने शकुंतला का लालन पालन किया तथा पिता तथा माता की समस्त भूमिका निभाई। पुत्री की विदाई में कर्ण ने भाव विभोर होकर विलाप किया। शकुंतला की भांति ही सरोज की माता उसके बाल्यकाल में ही चल बसी। उसका लालन पालन उसके ननिहाल में किया गया। वह बच्ची माता पिता के प्रेम से वंचित रही। कण्व ऋषि के समान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज के सयाने होने पर उसका विवाह कर दिया। सरोज की विदाई में निराला जी ने बहुत विलाप किया तथा मातृत्व के समस्त कर्तव्य निभाए। अतः निराला जी शकुंतला के माध्यम से अपनी पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वह लता वही है जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है?
कवि निराला जी इस पंक्ति के माध्यम से सरोज के लालन पालन के प्रसंग को उद्घाटित करते हैं। उनकी पत्नी मनोहारी जी के निधन के बाद उनकी पुत्री का लालन पालन उनके नाना नानी के द्वारा किया गया था। पहले मनोहारी लता रूप में वहाँ विकसित हुई, अर्थात मनोहारी जी का जन्म वहाँ हुआ और अपने माता पिता की देख रेख में बड़ी हुई। लता जब बड़ी हुई तब तुम उस लता में कली के समान खिली, अर्थात मनोहारी जी की संतान के रूप में सरोज ने जन्म लिया। परंतु माँ की अकस्मात मृत्यु के बाद नाना नानी की देख रेख में युवावस्था को प्राप्त होकर एक युवती बनी। वहाँ पर तुम पली बढ़ी, नाना नानी के पास ही तुम्हारा समस्त बाल्यकाल बीता और वहीं तुमने युवावस्था में प्रवेश किया था। प्रश्न नंबर 7 है, कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? उत्तर है, कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता है। वह चाहता है कि मृत्यु के बाद का उसका समय कष्टपूर्ण न बीते, अतः वह उसकी सद्गति के लिए अपने संपूर्ण जीवन में कमाए गए सद्कर्मों को पुत्री के तर्पण करते समय अर्पित कर देते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय तर्पण देने का रिवाज है। इस समय जल तथा अन्य सामग्री के साथ मरे व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। कवि इसी समय अपनी पुत्री के लिए अपने सद्कर्मों रूपी भेंट अर्पित करता है। इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि देता है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नैनों से लोक उतर, श्रृंगार रहा जो निराकार, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, यदि धर्म रहे नत सदा मात। तो पहली वाली पंक्ति का भावार्थ है, कवि के अनुसार उसकी पुत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न है। नववधू बनी उसकी पुत्री की आंखें लज्जा तथा संकोच के कारण चमक रही है। कुछ समय पश्चात यह चमक आंखों से उतरकर उसके अधरों तक जा पहुंची है। ख का भाव है, इसका अर्थ है ऐसा श्रृंगार जो बिना आकार के हो। कवि के अनुसार इस प्रकार का श्रृंगार ही रचनाओं में अपना प्रभाव छोड़ पाता है। कवि ने अपने द्वारा लिखी श्रृंगार रचनाओं में जिस सौंदर्य को अभिव्यक्त किया था वह उन्हें नववधू बनी पुत्री के सौंदर्य में साकार होता दिखाई दिया। इस पंक्ति में कवि को अपनी पुत्री को देखकर अभिज्ञान शाकुंतलम रचना की नायिका शकुंतला का ध्यान आ जाता है। उनकी पुत्री सरोज का माता विहीन होना, पिता द्वारा लालन पालन करना तथा विवाह में माता के स्थान पर पिता द्वारा माता के कर्तव्यों का निर्वाह करना शकुंतला से मिलता है। परंतु उसका व्यवहार और शिक्षा में सरोज शकुंतला से बहुत अधिक अलग थी। अतः वह कहता है ये पाठ अलग है, परंतु कहीं पर यह मिलता है और कहीं अन्य विषयों पर यह बिल्कुल पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। घ का भाव है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि अपने पिता धर्म को निभाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। वह अपने पिता धर्म का पालन सदा माथा झुकाए करना चाहता है। योग्यता विस्तार वाले प्रश्न के उत्तरों की बात करें तो पहला प्रश्न है, निराला के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए रामविलास शर्मा की कविता महाकवि निराला पढ़िए। तो विद्यार्थियों, आप अपने पुस्तकालय से या नेट से ये कविता पढ़ सकते हैं, उपलब्ध है। दूसरा प्रश्न है, अपने बचपन की स्मृतियों को आधार बनाकर एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास कीजिए। आप स्वयं अगर लिख सकते हो तो अच्छी बात है, लिखने का प्रयास करना चाहिए, जैसी भी आप लिख सकते हो। एक उदाहरण हम आपके सामने यहाँ रख रहे हैं। कागज़ की नाव बनाना, चिंता रहित खेलना खाना, मिट्टी के घनौंदे सजाना, दिन भर यूं ही गाने गाना, यूं ही मस्त घूमते रहते, नहीं किसी से कुछ भी कहते, कंप्यूटर मोबाइल नहीं थे फिर भी हम बोर नहीं थे। विद्यार्थियों, हमने मतलब स्वयं एक कविता लिखकर आपके सामने प्रस्तुत की है। आप भी इसी तरह अपने बचपन की यादों को संजो करके एक कविता लिख सकते हैं, या बचपन की याद नहीं थी तो आप तुलना कर सकते हैं अब और फिर एक कविता लिख सकते हैं। और आप प्लीज़ लिख करके कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपने कैसी कविता लिखी है। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति पूरी पढ़कर आम आदमी के जीवन संघर्षों पर चर्चा कीजिए। सरोज स्मृति जो आपके पाठ में दे रखी है, ये बहुत छोटा अंश है, बड़ी है पूरी कविता। इसको और पढ़ लीजिए, आप नेट से या लाइब्रेरी वगैरह से मिल जाएगी।
और तब आपको कैसा लगता है व्यक्ति का जीवन, उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं, आप भी स्वयं लिख सकते हैं। सरोज स्मृति को पढ़कर पता चलता है कि आम आदमी का जीवन कितना कष्ट भरा है। कहीं धन का अभाव है तो कहीं अपनों के प्रेम की कमी। एक आम आदमी का जीवन घर, कार्यालय, बिजली, पानी, भोजन की व्यवस्था में निकल जाता है। बच्चों की शिक्षा, उनका भविष्य तथा विवाह से संबंधित खर्चों के नीचे वह स्वयं को दबा पाता है। एक घर लेने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, और यदि वह घर ले लेता है तो उसे जीवन भर कर्ज का बोझ दबा देता है। ऐसी स्थिति में घर और बच्चों की आवश्यकताओं के लिए वह कोल्हू का बैल बन जाता है, जिनके लिए वह यह सब कर रहा है। यदि ईश्वर ही उन्हें अपने पास बुला ले तो मनुष्य का हृदय चित्कार उठता है। सरोज स्मृति आम आदमी के जीवन संघर्षों का प्रमाण है। कवि अपनी गिरती आर्थिक स्थिति के कारण पिता का कर्तव्य नहीं निभा पाता। मातृविहीन अपनी संतान को अपने से अलग रखता है। यद्यपि उसकी संतान को उसके नाना नानी का समस्त प्यार दुलार मिलता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। यदि कवि के जीवन में धन का अभाव नहीं होता तो वह अपनी संतान को अपने साथ रख पाता तथा उसका विवाह बड़े धूमधाम से कर पाता। अपनी पुत्री का विवाह धन के अभाव में न कर पाने के कारण कवि का हृदय दुखी होता दिखाई देता है तथा पत्नी के बाद पुत्री की मृत्यु उसे अंदर तक तोड़ देती है। वह विवश हो उठता है, अपने प्रेम को अपनी संतान के समक्ष रख नहीं पाता, और उसकी वेदना से उपजी है कविता हमारे समक्ष आ खड़ी होती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे संघर्ष भरे पल विद्यमान होते हैं। विद्यार्थियों, निराला एक बड़े कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनका जीवन बड़ा साधारण रहा। उन्होंने जीवन में जितने भी पैसे कविताओं से, कार्यक्रमों से या अन्य प्रकार से कमाए, उन्होंने कभी एकत्रित नहीं किए। जिसने उनसे मांगे उन्होंने दे दिए। निस्वार्थ भाव से कभी ये वापस लौटाएगा नहीं लौटाएगा। किसी रिक्शे में, किसी गाड़ी में बैठकर यदि वो दूसरी जगह गए तो जेब में हाथ दिया और जितने पैसे आए उतने दे दिए उसको। ये उनका जो फक्कड़पना था, समाज के प्रति समर्पण था, इसलिए वो निराले कहलाए। और दूसरी बात, जीवन में उन्होंने कभी पैसे के प्रति मोह नहीं किया। उन्होंने जो कमाई पूंजी वो ये है कि हम आज उनको याद कर रहे हैं, उनकी कविताएं पढ़ रहे हैं। उनकी कविताओं में उनकी वेदनाओं को, उनके संघर्ष को, समाज के प्रति उनकी चेतना को हम महसूस कर रहे हैं। इसलिए कवि निराला एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जिया उन्होंने। तो उनके कष्ट आम व्यक्ति के लिए एक प्रेरणादायी, एक शिक्षादायी हैं, जिनको देख करके हम आम जीवन में समस्याएं किस प्रकार से आती हैं उनको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसमें हमने गीत गाने दो और सरोज स्मृति पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के काफ़ी विस्तार से बात की। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को, ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि सारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।